एपिसोड 2 की शुरुआत में टियन बड़ा हो चुका था और बुक रीड कर रहा था जिसमें चाइनीज ओपेरा की एक्ट्रेस बनी हुई थी। तभी उसका एक आदमी आकर उससे कहता है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसे जल्दी से हैंडल करना होगा। टियन बाहर जाता है तो दो लोग आपस में लड़ रहे थे। टियन उन दोनों से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उन दोनों में से एक कहता है डोंग ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसने मुझे इस बार की मेरी सैलरी नहीं दी है। तो डोंग कहता है तुम बहाने कर रहे हो, मैं सबको सैलरी बांट चुका हूँ, तुमने जरूर शराब में उड़ा दी होगी। तो वो वर्कर कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था मेरी माँ के लिए, वो बहुत बीमार है। टियान को उस पर तरस आता है और वो उस वर्कर को काफी सारे पैसे दे देता है। तभी सॉन्ग वहाँ आता है और कहता है इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। टियान कहता है डोंग का कहना है कि वो ऑलरेडी झाओ को उसका इस बार का वेतन दे चुका है, पर झाओ कह रहा है कि उसे कोई अमाउंट नहीं मिला है। टियान की माँ कहती है फिर झाओ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो टियान कहता है ये पैसे उसे मैंने दिए हैं, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं तो उसे इलाज कराना है। सॉन्ग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने झाओ को पेमेंट दी थी। डोंग कहता है मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, पर मेरा विश्वास करिए मैं उसे पे कर चुका हूँ। तभी टियान कहता है बस बहुत हुआ, अब से तुम लोग मेरे पास आकर मुझसे सैलरी लिया करोगे। अब से डोंग के पास कोई नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। इस बात पर डोंग कहता है इसका मतलब आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तो सॉन्ग कहता है बस अपना मुंह बंद रखो, टियान फैसला ले चुका है। वो एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है तो तुम सबको उसकी बात माननी होगी। सॉन्ग अब टियान के पास जाकर उसे वेल्डन कहता है। चान ये सब कुछ देख रही थी और बहुत चिढ़ रही थी। वो अपनी नौकरानी नुआन से कहती है मेरा बेटा कहाँ है। तो न्यान उससे कहती है मुझे नहीं पता। सीन चेंज होता है, एक मार्केट दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी कुछ सब्जियां खरीदने आई थी। अचानक से दो जापानीज सोल्जर्स आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो दोनों उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी एक लड़का वहां आकर उस लड़की को बचाता है। ये लड़का यांग ही था, यानी चान का बेटा। यांग उन सारे चाइनीज सोल्जर्स को बहुत मारता है जिस वजह से उसे भी चोटें लग जाती हैं, पर सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो उसी तरफ सब लोग लंच पर बैठे हुए थे और यांग के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। सॉन्ग चांद से कहता है तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया है, तुम उसे कुछ सिखाती क्यों नहीं हो। तभी ली कहती है वो हर बार की तरह कहीं घूमने चला गया होगा, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लीजिए। सॉन्ग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उसे कैसा फील होगा जब उसे पता चलेगा कि सब यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। आई विश कि वो हमेशा की तरह फिर किसी से लड़ झगड़ कर ना आए, मैं उससे तंग आ चुका हूँ। तभी यांग वहां आ जाता है। वो देखता है कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो छुपने लगता है, पर नुआन उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी अंदर जाइए। आखिरकार यांग अंदर चला जाता है। यांग के फेस पर चोट देखकर सॉन्ग कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कर कर आओगे, तुम आज फिर से किसी से लड़कर आए हो ना। टियान यांग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चान कहती है आप एक बार उसकी बातें तो सुन लीजिए कि उसे चोट कैसे लग गई। सॉन्ग कहता है साफ दिख रहा है कि इसके फेस पर चोट है, ये जरूर किसी से लड़ रहा होगा। बचपन से लेके आज तक इसने कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, हमेशा शूटिंग और फिशिंग में लगा रहता था। ये कभी भी टियन जैसा नहीं बन सकता, बल्कि ये इस घर के वर्कर्स के बराबर भी नहीं है। अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी और ना ही किसी से लड़ाई करोगे। तभी टियन कहता है बहुत हुआ डैड, अब हमें खाना खा लेना चाहिए। यांग उससे कहता है मैं नहीं खा रहा, अगर मैं खाना खाने बैठ जाऊंगा तो डैड को तकलीफ होगी। मैं जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगा तो बिजनेस ज़रूर एक फेलियर बन जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चान उसे रोकने की कोशिश करता है तो सॉन्ग उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, आज रात उसे भूखा ही रहने दो। यांग बुआ के घर चला आता है। बुआ ऑलरेडी उसके लिए कुकिंग कर रही थी। यांग उससे कहता है आपको फिर मेरे लिए खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर देना। तभी टियान भी वहाँ आता है और उससे कहता है मुझे पता था कि तुम बुआ के घर ही आओगे। अब वो यांग से पूछता है मुझे सच सच बताना तुम्हारे फेस पर चोट कैसे लगी। तो यांग उसे बताता है मेरी तो जापानी सोल्जर्स से लड़ाई हो गई थी जो एक लेडी को तंग कर रहे थे। ये सुनकर टियान कहता है ये बात तुमने डैड को क्यों नहीं बताई, फिर डैड तुम पर इतना गुस्सा नहीं करते, और तुम वर्क पर ध्यान क्यों नहीं लगाते हो। यांग कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं शुरुआत से ही कभी भी वर्क में ध्यान नहीं लगाना चाहता था। हम दोनों को आज तक एक दूसरे से नफरत करने के लिए सिखाया गया है। मेरी माँ हमेशा मुझे तुमसे नफरत करने के लिए कहती रहती थी और तुम्हारी माँ भी कुछ ऐसा ही करती थी। अगर मैं भी बिजनेस में लग जाऊंगा तो मेरी माँ चाहेंगी कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंपटीशंस करूं। ये सब मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। टियन कहता है पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस जॉब को सीखने लगो और डैड का साथ दो। जब कभी भी मैं यहाँ नहीं हूँगा तो कम से कम तुम तो यहाँ होंगे ना और सब कुछ संभाल सकोगे।
यांग कहता है बिजनेस संभालने के लिए तुम ही काफ़ी हो, तुम काइंड हार्टेड हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, सारे वर्कर्स तुम्हें पसंद करते हैं, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। टियान कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ बातें ऐसी मेरे अंदर भी छुपी हो सकती हैं जिनके बारे में सबको नहीं पता और वो परफेक्ट नहीं है। यांग उससे कहता है मुझे तुम्हें इस तरीके से देखना अच्छा नहीं लगता टियान, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम बचपन से अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपाए रहते हो। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हें बेटर फील हो? तो टियान कहता है मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी यांग अपने पास से एक ओपेरा डॉल निकालता है और उससे कहता है ये भी नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था मार्केट से। टियान कहता है ये तो बहुत अच्छी है। तभी यांग कहता है जल्दी ही टेम्पल में चाइनीज़ ओपेरा परफॉर्मेंस होने वाली है, मैं तुम्हें उसे दिखाने ले चलूँगा। टियान कहता है पर जापानीज सोल्जर्स अभी भी बाहर हैं और डैड ने हमें बाहर जाने से मना किया है, फिर हम कैसे जाएंगे? यांग कहता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आज भी याद है बचपन में मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं हर बार तुम्हें चाइनीज़ ओपेरा परफॉर्मेंसेस दिखाने ले जाया करूँगा। तभी बुआ उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है, वो तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सॉन्ग पाओ से पूछता है क्या कल रात यांग ने खाना खा लिया था। पाओ उससे कहता है उसे बुआ के घर जाते हुए देखा गया था, तो शायद बुआ ने उसके लिए खाना बनाया होगा। तभी बुआ वहाँ बैठी हुई थी जो सॉन्ग से मिलने आई थी। सॉन्ग उससे कहता है ज़रूर यांग ने तुम्हें भेजा होगा ना अपने बारे में मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा, इसलिए वो तुम्हारी मदद मांग रहा होगा। बुआ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे नहीं भेजा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सॉन्ग उससे कहता है तुम हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करने आ जाती हो? तो बुआ कहती है क्योंकि मैं उसे उस तरह जज नहीं करती जिस तरह तुम करते हो। सॉन्ग कहता है मैंने उसका बाहर जाना इसलिए बंद कराया है क्योंकि बाहर जापानीज सोल्जर्स हैं जो उसके लिए खतरा बना सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार नहीं करता? बुआ कहती है अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम कभी भी उससे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? अगर कल यांग की जगह ट्यान लेट आया होता तो क्या तुम ट्यान को भी इसी तरह डांटते? सॉन्ग कहता है वो बचपन से ही ऐसी हरकतें करता आया है, मैं उससे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि मैं उसकी हरकतों को एनकरेज नहीं करना चाहता। बुआ कहती है शायद तुम्हें उसका बात करना ही पसंद नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि यांग और ट्यान एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, वरना तुम्हारी वजह से उन दोनों में ये बात आ जाती कि तुम ट्यान को ज़्यादा पूछते हो और यांग को नहीं। दूसरी तरफ जिया ली को सोच में बैठा देख उससे पूछती है आप किस बात से इतना परेशान हैं? तो ली उससे कहती है मैं ट्यान को लेकर परेशान हूँ। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, पर अगर एक दिन उसका सच पता चल गया तो? अगर ट्यान यांग की तरह होता, बहुत शरारतें करता, लड़ाइयाँ करके आता, तब भी ठीक था, मैं उसे कैसे भी समझा लेती, पर जो ट्यान है असलियत में वो तो मैं नहीं बदल सकती ना। मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है। यांग मेरे हस्बैंड को कितना भी अपसेट क्यों ना कर दे, पर वो एक रियल मैन है, इसलिए वो ट्यान से हमेशा ऊपर रहेगा। पता नहीं ट्यान के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे कर्मों का फल था या झांग हमें कोई श्राप देकर गया था। पर अगर मेरे हस्बैंड को ट्यान की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिया कहती है पर उन्हें पता कैसे चलेगा? ट्यान की सच्चाई के बारे में केवल आपको, मुझे और खुद ट्यान को पता है। ये सच कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा। अगली सुबह किचन में वही वर्कर लीडर डोंग उनके यहाँ काम करने वाली एक सर्वेंट जिसका नाम मर्द था उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, पर वो उसे बिना कोई भाव दिए वहाँ से चली जाती है। वहाँ काम करने वाली और औरतें कहती हैं वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो डोंग कहता है मैं यहाँ का वर्कर लीडर हूँ, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो किसे पसंद करती है? मर्द सीधा टियन के रूम में पहुँच जाती है। टियन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मर्द उससे कहती है मुझे लगा था कि आप देर रात तक काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाई थी। अचानक से वो जानबूझकर अपना बैंगल नीचे गिरा देती है। बैंगल को उठाने के बहाने वो अपने कपड़े ऊपर करती है। वो जानबूझकर टियन को सिड्यूस करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ जिया आ जाती है। जिया उसे ये सब करता हुआ देख लेती है। जिया उससे कहती है ये तुम क्या कर रही हो? तो मर्द कहती है मैं बस अपना बैंगल उठा रही थी और कुछ नहीं। जिया कहती है तुम नीच लड़की, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, तुम टियन को सिड्यूस कर रही थी। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा? मैं अभी मैडम से कहकर तुम्हें फायर करवाती हूँ। तभी ली भी वहाँ आ जाती है। ली पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है? मर्द कहती है मैं बस यहाँ टियन के लिए चाय लेकर आई थी, मेरा बैंगल गिर गया, मैं उठा रही थी, आंट जिया ने मुझे गलत समझ लिया। जिया कहती है ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। तभी ली कहती है आज रात के लिए मर्द ही टियन का ख्याल रखेगी, तुम आज रात टियन के रूम में ही रहोगी। जिया कहती है कि आप क्या कर रही हैं मैडम? तो ली कहती है हम दोनों यहाँ से चलते हैं। टियन भी अपनी माँ को बुलाने वाला होता है,
पर ली वहाँ से रूम बंद करके चली जाती है। जिया ली से कहती है, आपको पता है कि मर्ड क्या कर रही थी, फिर भी आपने उसे टियान के रूम में क्यों छोड़ दिया? ली कहती है, मैं तो चाहती ही हूँ कि मर्ड टियान को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। वो कुछ तो ऐसा करे जिससे टियान को लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगे और वो एक रियल मैन बन जाए। पर टियान मर्ड से कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। मर्ड कहती है, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। वो जानबूझकर टियान को अपनी तरफ बेड पर खींच लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वो उसकी शर्ट खोलने की कोशिश करती है तो टियान उससे कहता है, मुझसे दूर रहो। मर्ड कहती है, आप क्यों मेरे नहीं होना चाहते? क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ। टियान उससे कहता है, तुम एक वुमेन हो, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो और थोड़ी डिग्निटी रखो, अपने स्टैंडर्ड को इतना मत गिराओ। और एक और बात, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सर्वेंट हो या कौन हो, मुझे बस तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाना चाहता। मर्ड कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा फ़ायदा उठाएं। टियान वहाँ से उठकर चला जाता है। मर्ड सोचने लगती है, आखिरकार उसे सेड्यूस करना इतना मुश्किल क्यों है। टियान अपनी माँ के पास आकर कहता है, आपने मर्ड को मेरे साथ ये सब करने के लिए क्यों कहा? ली उसे कहती है, तुम यंग हो, तुम्हारी एज पर लड़कों को वुमन चाहिए ही होती है, इसलिए मैंने ये सब किया। टियान कहता है, आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद। तो ली कहती है, तुम्हें जो पसंद है वो मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सकती। टियान कहता है, माँ आप बचपन से आज तक मुझे फोर्स करती आ रही हैं, मैंने हमेशा वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। पर नहीं, बल्कि आप तो मुझे बदलने की कोशिश कर रही हैं और मुझे वो बनाना चाहती हैं जो मैं नहीं हूँ। ली कहती है, मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारे लिए सुइटेबल है, इस फैमिली के लिए सुइटेबल है। टियान कहता है, अगर मैं जो हूँ वो फैमिली के लिए अनसुइटेबल है तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। ली कहती है, बहुत हुआ, अपने रूम में जाओ और सो जाओ, नॉनसेंस बातें मत करो। टियान कहता है, आपको हमेशा सिर्फ अपनी परवाह रहती है, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। ली कहती है, हाँ मुझे कभी तुम्हारी परवाह नहीं रहती, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ? अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम्हारा सब कुछ यांग को मिल जाएगा। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टियान उससे कहता है, आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। आपको डर है कि आपकी पोजीशन चली जाएगी अगर मुझे लीडर नहीं बनाया गया तो आपको अपनी पावर खोने का डर है। इस बात पर ली टियान को थप्पड़ मार देती है। चान ये सब छुप छुप कर देख रही थी। ली कहती है, आज के बाद कभी मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ? तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया तो तुम आगे की जिंदगी कैसे जियोगे? टियान कहता है, मैं बस एक हैप्पी लाइफ चाहता हूँ माँ। तो ली कहती है, अगर तुम जो हो वही बने रहे तो तुम्हें कभी हैप्पी लाइफ नहीं मिल पाएगी। टियान रोते हुए वहाँ से चला जाता है। नुआन चान से कहती है, आखिरकार आपने बाहर क्या सुना? हम 10 साल से उन लोगों की बातें सुनते हुए आ रहे हैं पर आज तक हमें टियान का सीक्रेट नहीं पता चल पाया। चान कहती है, आज तो मैंने ली को टियान को थप्पड़ मारते हुए देखा, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है इसलिए तो उसने अपने प्यारे बेटे को थप्पड़ मारा। ये बात उसी चीज से रिलेटेड है जो उन लोगों ने सालों पहले जलाई थी। आज तो टियान ने ये भी कहा कि उसका कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे उसकी माँ की सारी पावर भी जा सकती है। ये दोनों माँ बेटे मिलकर जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। अगले दिन ली सॉन्ग से कहती है, मुझे लगता है कि टियान अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे लीडर बना देना चाहिए। आप काफ़ी सालों से हार्डवर्क करते आ रहे हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। तभी चान वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं हो रही टियान को सब कुछ सौंपने की? क्या तुम्हें किसी बात का डर है? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तभी सॉन्ग कहता है, बस करो, मैं खुद इस बारे में ही सोच रहा था क्योंकि मैं भी आराम चाहता हूँ। मैं बस सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि टियान पहले शादी कर ले, उसके बच्चे हो जाएं, उसके बाद हम उसे लीडर बना देंगे और मुझे ट्रस्ट रहेगा कि वो 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन के सारे बिजनेस को अच्छे से संभाल पाएगा। ली कहती है कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, टियान के लिए सुइटेबल लाइफ पार्टनर मैं ढूंढ लूँगी। चान नुआन से कहती है, ली को सब कुछ टियान को दिलवाने की इतनी जल्दी है कि अब वो उसका लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रही है। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा वरना मेरे बेटे को तो कुछ नहीं मिल पाएगा। टियान अपनी ओपेरा डॉल को देखकर सोच रहा था, आज तो मंदिर में ओपेरा परफॉर्मेंस होने वाली है। तभी वहाँ की खिड़की से यांग चढ़कर उसके रूम में आ जाता है। टियान उससे कहता है, तुम दरवाजे से क्यों नहीं आए? तुम इस तरह क्यों आए हो? यांग उससे कहता है, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? मैं तुम्हें चाइनीज ओपेरा परफॉर्मेंस दिखाने ले जाना चाहता हूँ। टियान कहता है, पर डैड ने तो हमें जाने से मना किया है। तो यांग कहता है, इसलिए तो मैं वहाँ से चढ़कर आया हूँ, तुम भी वहीं से चलो, किसी को पता नहीं चलेगा। वो दोनों मिलकर ओपेरा शो देखने के लिए पहुँच जाते हैं। टियान कहता है, तुम मेरे लिए सीट रिजर्व करके रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ।
तभी एक लड़की जिसका नाम पिन था वो वहाँ छुपते छुपाते आ रही थी और उसके हाथ में एक सामान था। वो अचानक यांग से टकरा जाती है और यांग उसे देखता ही रह जाता है, पर वो लड़की अपना चेहरा छुपाते हुए भाग जाती है। वो एक आदमी के पास आती है और उसे वो सामान देते हुए कहती है, ये चाइनीज़ का सेंटिमेंटल पीस है, ये बहुत कीमती है, प्लीज़ इसे खरीद लीजिए। जब वो आदमी खरीदने से मना कर देता है तो पिन उसके सामने नौटंकी करने लगती है और उससे कहती है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो आदमी उससे कहता है, एक और तरीका है जिससे तुम पैसे कमा सकती हो, आज की रात मेरी वाइफ बन के। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर पिन उसके सर पर वही पीस मारकर वहाँ से भाग आती है। उस आदमी के बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। दूसरी तरफ टियान स्नैक्स खरीदने के लिए जा रहा होता है। तभी वो एक स्नैक्स शॉप पर एक हैंडसम से लड़के को बैठा हुआ देखता है और टियान बस उसे देखता ही रह जाता है। शायद टियान को पहली ही नज़र में उस लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का कैंडीज बना रहा था। एक कैंडी नीचे गिर जाती है। टियान उसे उठा रहा होता है तो वो लड़का उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बना देता हूँ, उसे वहीं रख दो। वो उसे एक कैंडी बनाकर दे देता है। टियान उसे थैंक्स कहता है। टियान वहाँ से जाने लगता है पर वो बार बार मुड़कर उस लड़के की तरफ देख रहा था। जब वो देखता है कि वो लड़का भी उसकी तरफ देख रहा है तो टियान मुस्कुरा जाता है। दूसरी तरफ पिन उस आदमी से छुपते छुपाते एक मंदिर में एक ड्राम में जाकर छुप जाती है, जहाँ यांग उसे छुपते हुए देख लेता है। जब वो आदमी यांग से पूछता है कि क्या उसने किसी लड़की को देखा है, वो लड़की उसे सर पर मारकर भाग गई है। यांग कहता है, अगर उस लड़की ने गलत किया है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं खबर कर देते? तो वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे उस लड़की पर दया आ रही थी। यांग कहता है, तुम उस तरफ जाओ, मैंने वहाँ उस लड़की को जाते हुए देखा था। यांग ड्रम के ऊपर बैठ गया था। पिन कहती है, अगर वो आदमी जा चुका है तो तुम ड्रम के ऊपर से हटो। यांग पिन को ड्रम से बाहर निकलने में मदद करता है। यांग उससे कहता है, तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम कोई नोबल वुमन हो, तुम हो कौन? तो पिन कहती है, मुझे इस तरह देखकर तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते। जब मैं प्रॉपर तरीके से तैयार होकर आऊँगी तो तुम मुझे देखते हुए रह जाओगे। एनीवेज, तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया। यांग वापस जाकर टियान से कहता है, अभी मेरे साथ कुछ बहुत फ़नी हुआ था, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब उन लोगों की ओपेरा परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस के चलते ही जापानीज सोल्जर्स अचानक ऑडियंस पर हमला कर देते हैं। एक बच्चा बीच में फंस गया था, जिसे देखकर यांग टियान से कहता है, तुम आगे जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। यांग उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ टियान पर कुछ जापानीज सोल्जर्स हमला करने वाले होते हैं, पर वही कैंडी शॉप ओनर आकर उसे बचा लेता है। वो टियान से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी एक सोल्जर पीछे से हमला कर देता है और उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। अब वो टियान को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। दो जापानीज सोल्जर्स भी उनके पीछे पीछे आते हैं। उस लड़के ने टियान को एक जगह छुपा लिया था। टियान देखता है कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। उसका खून टियान की कोट पर भी लग गया था। उन सोल्जर्स के वहाँ से जाने के बाद टियान उस लड़के को थैंक्स कहता है और उससे कहता है, तुम्हारे तो बहुत गहरी चोट लगी है। टियान तुरंत अपना हैंकी निकालता है और उसकी चोट पर लगाने लगता है। वो लड़का टियान की तरफ ही देखता रहता है। तभी यांग वहाँ आता है और टियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। पिन जब अपने घर पहुँचती है तो उसके फादर कहते हैं, क्या तुम्हें उस चाइनीज़ सामान को बेचकर इतना पैसा मिल गया कि मैं अपना कर्ज चुका सकूँ? पिन कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मुझसे वो सामान टूट गया। तो उसके फादर कहते हैं, काश तुम एक लड़का होती तो तुम किसी तरीके की जॉब कर पाती और हमारा कर्ज चुकाने में मदद कर पाती। इस वक्त हमारे पास हमारी रेपुटेशन है, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। पिन कहती है, तो क्या हुआ अगर मैं एक वुमन हूँ, मैं जॉब करूँगी, पैसा इकट्ठा करूँगी, हमारे पैलेस को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। उसके फादर कहते हैं, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। टियान और यांग जब घर पहुंचते हैं तो बुआ उन्हें देख लेती है। बुआ उनसे कहती है, तुम्हारा इंतज़ार सब लोग अंदर कर रहे हैं, जल्दी चलो। अंदर जाकर सॉन्ग उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? कुछ लोगों ने तुम्हें उस ओपेरा शो में देखा, आखिरकार तुम वहाँ क्या करने गए थे? तभी सॉन्ग की नज़र टियान के कोट पर लगे खून पर पड़ती है और वो उससे पूछता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तो टियान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये किसी और का खून है जिसने मुझे बचाया था। सॉन्ग कहता है, इसलिए मैं जाने से मना कर रहा था। आखिरकार जापानीज सोल्जर्स ने तुम लोगों पर हमला किया ना, आज तुम्हें खून बह सकता था। तभी यांग बीच में आते हुए कहता है, टियान की कोई गलती नहीं है, मैं टियान को अपने साथ लेकर गया था, वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता था। सॉन्ग उससे कहता है, देख रहे हो तुम अपनी लापरवाही का नतीजा, आज क्या हो सकता था। तभी टियान कहता है, यांग ने जो कहा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। यांग की माँ भी कहती है, आप सारा ब्लेम यांग पर क्यों डाल रहे हैं?
यांग कहता है, मैंने कहा ना, टियान का ये सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया था। सॉन्ग कहता है, शायद मुझे तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट देनी होगी, तभी तुम्हें समझ आएगा। वो उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। सॉन्ग जब घुटने पर बैठ जाता है तो टियान भी उसके साथ बैठ जाता है, पर ली वहाँ आती है और टियान को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है। चान सॉन्ग से कहती है, ये फेयर नहीं है, तुम्हें टियान को भी पनिश करना होगा। पर यांग कहता है, आप मुझे पनिश करिए, सारी गलती मेरी है। आज जापानी सोल्जर्स हमें अरेस्ट कर सकते थे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं पनिशमेंट के काबिल हूँ। सॉन्ग अपने हाथ में एक छड़ी लेता है और यांग को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। टियान उसे बचाने की कोशिश करता है, पर ली ने उसे पकड़ा हुआ था। बुआ आकर सॉन्ग को रोकती है और उससे कहती है, बस भी करो, हमारे लिए यही खुशी की बात है कि वो दोनों सेफ हैं। सॉन्ग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ली के कुछ लोग टियान को उसके रूम में खींच कर लाते हैं और टियान को बाहर नहीं जाने देते। ली टियान से कहती है, तुम बाहर नहीं जाओगे। क्या तुम बाहर जाकर अपने डैड को बताना चाहते हो कि वो तुम थे जो ओपेरा शो देखने वाले थे, ना कि यांग? टियान कहता है, आपको सच पता था तो आपने डैड को क्यों नहीं बताया? इसी डर से कि सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी और आप लीडर नहीं रह पाएंगी। ली उससे कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं अपनी पोजीशन खो दूंगी वो बात अलग है, पर तुम आज इतने खतरे में बाहर गए, जापानी सोल्जर्स कुछ भी कर सकते थे तुम्हारे साथ। तो टियान कहता है, अगर आज वो लोग मुझे शूट कर ही देते तो ही अच्छा रहता। इस तरीके की जिंदगी जीने से तो बेहतर ही है, जहाँ मेरी माँ खुद मुझे नहीं समझ पा रही है। ली उससे कहती है, चाहे तुम मुझे कितना भी सेल्फिश क्यों ना बुलाओ, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। ली वहाँ से चली जाती है और टियान रोने लगता है। दूसरी तरफ चान यांग से कह रही थी, तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करने में क्यों लगे हुए थे? तुम्हें तो उसे जापानी सोल्जर्स के हवाले कर देना चाहिए था, जिससे वो उसे जान से ही मार देते। यांग उससे कहता है, आप क्यों मुझे एक बुरा आदमी बनाना चाहती हैं? मैं टियान से किसी भी तरीके की पोजीशन के लिए लड़ाई नहीं करना चाहता। चान कहती है, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारा पूरा हक है वो सब पाने का जो टियान को मिल रहा है। यांग कहता है, पर शुरुआत से सब कुछ टियान का रहा है ना, तो उसी का रहने दो। चान कहती है, पर क्या पता कि टियान इस चीज़ के लिए सुइटेबल ही ना हो। तुम्हें पता है टियान का कोई सीक्रेट है जो उसकी माँ छुपा रही है। शायद वो सीक्रेट इतना बड़ा भी हो सकता है जिससे हमारी फैमिली बर्बाद हो जाए। तो यांग कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं हमेशा टियान के साथ खड़ा रहूंगा। अगले दिन टियान अपने रूम में बैठकर अपने कोट की तरफ देख रहा था, जिस पर उसी कैंडी शॉप ओनर का खून लगा हुआ था। तभी जा वहाँ आती है और उससे कहती है, मैडम तुमसे मिलना चाहती हैं। टियान जब बाहर जाता है तो वहाँ वही लड़की पिन बैठी हुई थी और उसके फादर भी वहाँ बैठे हुए थे। टियान की माँ उसे उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाती है और टियान से कहती है, तुम पिन को अपने साथ गार्डन में क्यों नहीं ले जाते? टियान और पिन गार्डन में आ जाते हैं। पिन टियान को इम्प्रेस करने के लिए गिरने का बहाना करती है, पर टियान तो उसे बिल्कुल नहीं उठाता, बल्कि यांग पीछे से उसे पकड़ लेता है। अब वो तीनों साथ में बैठे होते हैं और टियान को पता चलता है कि यांग उसे पहले से जानता है। हालांकि पिन कहती है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, उसने मुझे शायद कोई और समझ लिया होगा। तभी एक आदमी आकर टियान से कहता है कि वेयर हाउस में कोई प्रॉब्लम हुई है और उसे अपने साथ चलना होगा। टियान वहाँ से चला जाता है। यांग पिन से कहता है, तो तुम्हारा कहना है हम दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते? तो पिन कहती है, हाँ तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, वैसे भी उस रात अंधेरा था। यांग कहता है, मैंने तो कहा ही नहीं कि हम अंधेरे वाली रात मिले थे। पिन कहती है, अगर तुम मुझे पहचान ही गए हो तो क्या तुम प्लीज़ उस दिन की छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को भूल जाओगे? यांग कहता है, शायद तुम वो लेडी नहीं हो जिससे मैं उस रात मिला था, क्योंकि वो एक लेडी नहीं थी, वो तो एक तूफान थी। ऐसा कहकर यांग हंसते हुए चला जाता है। ली टियान से पूछती है, तो तुम्हें पिन कैसी लगी, वो क्यूट है ना? टियान उससे कहता है, प्लीज़ माँ ये सब मत करिए, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, मुझे फोर्स मत करिए किसी लड़की को पसंद करने के लिए। ली कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानो, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? चान कह रही थी, ये मैडम सच में बहुत चालाक है, अब इसे टियान की शादी करवाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि इसने पिन को बुला लिया, जो पैट की डॉटर है। मैंने सुना है कि अब उन लोगों के पास बिल्कुल संपत्ति नहीं बची है, उनके पास बस अपना नाम रह गया है। वो लोग तो कुछ भी करेंगे टियान से शादी करने के लिए, इसलिए ली ने पिन को चुना होगा टियान से शादी करवाने के लिए। पर मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। टियान अपने रूम को छोड़कर जा रहा होता है। चान बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। चान चुपके से टियान के रूम में छुप जाती है। चान कहती है, आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिरकार उसका सीक्रेट क्या है। काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद उसे केवल एक हेयर पिन दिखाई देती है।
उसे पता चलता है कि टियान अपने रूम में अपनी माँ के साथ वापस आ रहा है। वो जल्दी से कबर्ड में जाकर छुप जाती है। ली टियान से कहती है, तुम्हें आज पिन के साथ घूमने के लिए जाना होगा और तुम्हें पिन को कुछ गिफ्ट्स भी देने होंगे जिनका मैंने इंतज़ाम कर दिया है। टियान कहता है, आप क्यों ये सब कर रही हैं? मैं अब चाहता हूँ कि लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाए, बस बहुत हुआ। तभी टियान देखता है कि उसकी अलमारी से एक कपड़ा बाहर आ रहा था। वो अपनी अलमारी जाकर खोलता है तो उसमें चान बैठी हुई थी। ली टियान से पूछती है, क्या हुआ, कौन है वहाँ? और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।